नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। सवाल है, महिला आरक्षण बिल पास करा पाएंगे मोदी जी या नहीं? इसका जवाब इनसे बिल्कुल अंत में लेंगे, नहीं तो फिर ये सस्पेंस ही खत्म कर देंगे सारा। तो देवेंद्र जी, पहले तो ये इशू जो चर्चा चल रही है और कल भी होगी, और कल इस पर 4 बजे मतदान भी होना है, तो ये ऑपोजिशन का पहले तो इसी बात पर एतराज़ था कि ये चुनावों के बीच में क्यों लेकर के आया जा रहा है। चलिए, अब वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो अभी तक हमें लामबंदी ऑपोजिशन की दिखाई दे रही है और जैसी बातें हुई हैं पार्लियामेंट में, या राहुल गांधी ने जो वीडियो बना करके बताया, खड़गे साहब के घर पे ऑपोजिशन पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई, उससे उससे लगता तो नहीं कि ऑपोजिशन इस बार जो है इस बिल को यूँ आसानी से पारित होने देगा? निश्चित तौर पे नहीं सौरभ, जबकि कोशिशें बहुत की गई सरकार के स्तर से। आप देखें तो जैसे ही इस एक्सटेंडेड सेशन को 3 दिन का एक्सटेंडेड सेशन रखा गया महिला आरक्षण के लिए, वरना पिछ पहले भी हो सकता था, लेकिन जानबूझे रखा गया इसको 3 दिन, खास तौर पे ये सोचकर कि इस पे सभी दल तब तक अपनी एक सहमति बना लें और सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं वो एक्टिव होकर अपोजिशन के लगभग सभी दलों के साथ उन्होंने संपर्क करके इस काम को किया। पर्दे के पीछे भी किया गया, सार्वजनिक तौर पर भी किया गया, जैसे आपने देखा होगा कि संसदीय कार्य मंत्री के चिट्ठे लिखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से अपील करना। तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से थी कि एक कंसेंसस बनाया जा सके और अपोजिशन के सभी दलों को ये समझाया जा सके कि सरकार अगर ये लेकर आ रही है अभी ये बिल, तो इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी। जब 2023 में एक कानून पास बना हुआ है तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी, तो उस लिहाज से सरकार को समझाना था। दूसरी चीज़ की जो हम लेकर आ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे 3 दिन के हाउस में स्मूथली ये बिल पास हो जाए और कानून बन जाए, लेकिन सरकार की वो कोशिश सफल रही नहीं। अपोजिशन का जो अपना स्टैंड है, चाहे टीएमसी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, डीएमके की बात करें, इन सभी दलों के रवैये में कोई मामूली बदलाव भी नहीं हुआ। वो एकदम से इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सरकार को इस बिल पर समर्थन दें, जबकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है एक उनमें से, तो उसके लिए जो कि महत्वपूर्ण वही है, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उपस्थित और वोट करने वाले वोटर्स का जी। और कुल स्ट्रेंथ जितनी है लोकसभा की उसका साधारण बहुमत। तो कुल स्ट्रेंथ का साधारण बहुमत तो सरकार के पास है, लेकिन जितने प्रेजेंस होंगे उसका 2/3 वो लाना मुश्किल काम है, तब तक नहीं जब तक अपोजिशन तो ये कह रहा है कि भाई सरकार ने इस पर आम राय बनाने की कोशिश ही नहीं की, तो ये बात ठीक नहीं है। दूर दूर तक ठीक नहीं है। जैसा कि आपने कई, तो जैसे चिट्ठी उठी तो आपने काफ़ी दिन पहले देखी होगी, किरण रिजिजू की या प्रधानमंत्री की अपील या वो सारी चीज़ों कहना, पर्दे के पीछे भी लगभग सभी दलों से बात करने की कोशिश की गई है और उसमें जा जाकर उनको समझाया गया है कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया। फ़र्क क्या हो रहा है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि पहले ये था कि अभी जो जनगणना चल रही है उस जनगणना के आधार पर आगे जो डिलिमिटेशन होगा उसके आधार पर फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा। सरकार को, पीएम मोदी को और भारत की सरकार को ऐसा लगा कि ये इसमें लंबा समय लग जा रहा है, तो क्यों ना 2011 का जो सेंसस का डाटा है उस डाटा के आधार पर डिलिमिटेशन करके सीटों की संख्या भी बढ़ जाए और महिला आरक्षण का काम भी कर दिया जाए। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इन प्रिंसिपल कोई अलग चीज़ की जा रही है। ठीक है। अभी अपोजिशन का जो आप रवैया देखे हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, तो फिर 2023 में सर्वसम्मति से कैसे पास कर दिया था? अगर उसी के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन भी चाहिए था तो फिर तो उस समय पास नहीं करना चाहिए था। तो उस समय अगर पास हो गया, वही सारे प्रावधान अभी भी आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये हो रहा है कि सेंसस, जो मौजूदा सेंसस अभी जस्ट शुरू हुआ है, इसके आधार पर आप डिलिमिटेशन करके वेट ना करें, बल्कि पहले जो हुआ है उसके आधार पर कर दें। वो तो 23 में पास ही हुआ था, 24 में चुनावी था, तो एक साल में ऑपोजिशन भी जान रहा था कि भाई सेंसस तो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं था। अब एक बात तो ये कि भाई ये चलते चुनाव के बीच में ये सेशन और ये काम, इतना बड़ा काम क्यों कराया जा रहा है? चलिए, इसको मान भी लेते हैं कि बीजेपी इसका चुनाव में लाभ लेना चाहती है, फॉर आर्गुमेंट से इस बात को मान भी लें, तो भी क्या अब ही नहीं तो क्या सेंसस के बाद वेट करते, सेंसस का या नतीजा आने देते, जातीय जनगणना का कमिटमेंट होम मिनिस्टर ने आज फिर दोहरा दिया है, उसका इंतजार कर लेते, तो 29 के इलेक्शन तो ये मुमकिन नहीं था। दूर दूर तक नहीं, कम से कम बहुत जल्दी जाता तो ये 2034 तक जाता, और 2034 तक आप समझ सकते हैं कि अभी 2026 है और 2034 तक का ये कितना लंबा 8 साल लगना, उस 8 साल के बीच में न जाने क्या क्या हो गया, कैसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उस आधार पर 2011 के सेंसस के आधार पर इस काम को करने की कोशिश की गई और सरकार की कोशिश थी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि अगर बीच चुनाव में हो रहा है ये काम, 3 दिन का एक्सटेंडेड सेशन बुलाकर,
तो चाहे टीएमसी का ऐतराज़ हो या तमिलनाडु में डीएमके का ऐतराज़ हो, जहाँ की चुनाव में वो दल प्रमुखतः शामिल हैं, वो अगर इस बात पर ऐतराज़ जता रहे हैं तो उस ऐतराज़ में भी दम है कि अगर बीच चुनाव में करने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसा था तो अभी जो जस्ट सेशन जो चल रहा था उसी समय कर लेना था। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन वो बहुत मामूली चीज़ें हैं। अगर चुनाव में टीएमसी है तो चुनाव में बीजेपी भी है। बीजेपी के भी नेता अपना कैंपेन छोड़ के पीएम मोदी और अमित शाह तो हाउस में ही 3 दिन अभी रहेंगे ना, तो बीजेपी भी उस चीज़ को समझ रही है कि अगर ये करना है तो अभी ये कर लें। नहीं, मैं तो उस पे आगे और जाके कहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि चुनावों में लाभ लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए, कि वे महिलाएं आंदोलित होंगी, जिन लोगों ने इसको रोका उनको नुकसान होगा, वो उनके खिलाफ वोट करेंगी। तो साउथ का सेंटिमेंट तो अभी जो दिखाई दे रहा है, और उनका शुरुआत से कई राज्यों का सेंटिमेंट, तो वो तो इसके खिलाफ रहा है कि भाई उनकी वजह से ही अभी तक जो है, उनकी मांगों की वजह से अभी तक काम नहीं हो पाया। तो वहां भी तो चुनाव लड़ रही है एनडीए तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ रहा है। अगर उसको पश्चिम बंगाल में फायदे की उम्मीद होगी तो वहां नुकसान का निश्चित तौर पे। और तब ये कम से कम चुनाव तक तो टालना ही चाहते हैं कि चुनाव में ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और आप देख भी रहे होंगे कि बार बार सरकार की तरफ से ये सफाई देने की कोशिश की जा रही है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि सरकार को ये पता था कि जैसे इस काम को किया जाएगा, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी। अब साउदर्न स्टेट की जो पहले से चिंताएं थी, और साउदर्न स्टेट्स की पहले से चिंता और इस आधार पे थी कि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपना पॉपुलेशन बेहतर कंट्रोल किया, कितना किया वो अलग डिबेट का विषय हो जाएगा, बट वो एक नैरेटिव देते हैं कि उन्होंने अपना पॉपुलेशन ज़्यादा बेहतर कंट्रोल किया और नॉर्दर्न स्टेट्स ने नहीं किया, तो इसका खामियाजा उनको नहीं भुगतना चाहिए, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम भी उन्होंने अच्छा किया पॉपुलेशन कंट्रोल में और नुकसान उनका हो जाए कि सीटों की उनकी संख्या घट जाए। तो उस बात को लेकर सरकार की तरफ से बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि अभी जो भी उनका स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शन बिल्कुल भी नहीं बदला जा रहा है। और सरकार को पता था कि चुनाव में तमिलनाडु में ये बात आनी है, और आपने देखा भी होगा किस तरह से डीएमके स्टालिन, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कह रही हो, उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ रखी है और वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि हाँ तमिलनाडु के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो सरकार तो एक तरह से पॉलिटिकली आप देखें तो खतरा ज़्यादा था अभी लेके आने में। नहीं, और उसमें भी तो वो पार्टियां भी बटी हुई हैं। अगर डीएमके उस तरफ है जो विरोध कर रही है, तो एआईएडीएमके इधर है। मैंने तो खुल के एआईएडीएमके का विरोध अभी तक नहीं सुना है। अगर उधर आप जैसे आंध्र प्रदेश है, टीडीपी है, नायडू इनके साथ हैं, तो वो विरोध नहीं कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से भी, मतलब अब बाकी दलों से तो छोड़ दीजिए, चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी बहुत लंबी लंबी बातचीत हो गई, एक एक प्रावधान उनको समझाया गया। ऐसा नहीं था कि आप गठबंधन के सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, तो बस ये फैसला कर लिया गया उसके आधार पर। जबकि उनके पास तो लिवरेज है, उनको केंद्र में उनके समर्थन से चल रही है सरकार। बहुत, और सरकार बार बार जाकर उनको समझा के, सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उन्होंने समझा के बता के फिर वो समर्थन हासिल लिया कि इसमें कहीं से कोई घाटा नहीं है, तब जाकर वो सहमति बनी। तो फिर ऐसे तो ये बात भी गलत है, ये बात हमने इसलिए की, ये बात भी गलत है कि साउथ में ओवरऑल एक ओवरआर्चिंग सेंटिमेंट जो है वो इसके खिलाफ है कि ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा होता है, वो फिर सरकार का साथ जो है इसके अंदर नहीं दे पाते। अब बात रह गई ये ओबीसी आरक्षण वाली। ये बात चल पड़ी इतना ओबीसी इसमें राहुल गांधी को, क्योंकि उनका पुराना मुद्दा है, उनको स्कोप दिखता है कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का। बट ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है कि ओबीसी के आधार पर आप रिजर्वेशन दें पार्लियामेंट में। बिल्कुल सौरभ, और पहले भी जब महिला आरक्षण बिल को लेकर आया गया था और जब आरजेडी ने हंगामा किया था राज्यसभा में, तो उस समय चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों और या आरजेडी के नेता हों या जनता दल यूनाइटेड के वैसे नेता जो कि नहीं चाह रहे थे कि ये बिल पास हो, वो सारी ऐसी तर्क को लेकर चल रहे थे कि इसी बहाने इसका रास्ता रोक दिया जाए। और उन नेताओं से जब आप डिटेल में बातचीत करें तो ये समझ में आता था कि इन सबों को अपनी चिंता है, अपनी सीटों को लेकर ज़्यादा चिंता है कि अभी के स्ट्रेंथ में अगर रिजर्वेशन हो गया, महिला आरक्षण, मेरी सीट रिजर्व हो गई, हमारी सीट रिजर्व होगी, फिर क्या करेंगे। तो उस लिहाज से इस काम को ना करने दिया जाए। अच्छा, पब्लिकली ये ऐसा इशू है कि पब्लिकली कोई भी नेता या कोई भी सांसद ये नहीं कह सकता कि इन प्रिंसिपल वो नहीं चाहता कि महिला आरक्षण के खिलाफ है। आज भी अगर हाउस में आप देखें तो जो अपोजिशन के लोग विरोध कर रहे हैं वो इस राइडर के साथ कि हम लोग महिला आरक्षण के सपोर्ट में हैं, पहली लाइन ये बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो विरोध की बात अगर हो जाएगी तो बहुत खतरा हो जाएगा। उसी तरह की लाइन राहुल गांधी ने भी पकड़ रखी है। उनको पता है कि जब पुरुषों के लिए ओबीसी में कोई रिजर्वेशन नहीं, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, तो फिर महिलाओं के लिए करने क्या मतलब है। लेकिन वो जानबूझ के ये कर रहे हैं कि किसी तरह से एक दिखे कि मैं दिखूं कि चैंपियन हूं, ओबीसी के कंसर्न उठाता हूं, और दूसरा ये रास्ता रुक जाए। और उस पर क्या है, वो ये भी कह रहे हैं कि ये सेंसस से पहले रिजर्वेशन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि फिर इनको जब ये जनगणना कराएंगे तो ये जातिगत जनगणना ये नहीं कराना चाहते और नहीं कराएंगे, इसीलिए जनगणना से पहले महिला आरक्षण विधेयक को, बिल को पास कराना चाहते हैं। लेकिन आज हाउस में होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है
कि जाति जनगणना को लेकर इस सरकार ने कमिटमेंट दे दी है, निर्णय ले लिया है और अब ये जो सेंसस हो रहा है इसके दूसरे हिस्से में जाति जनगणना कराई जाएगी। हाउस में कही गई बात मंत्री के द्वारा, वो भी होम मिनिस्टर के द्वारा, वो उसका एक बाइंडिंग इफेक्ट है, सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती। सर इसमें और भी देखें, एक तो वो पीछे हट ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी चीज़ कि सरकार के लिए ये डिफेंसिव इशू है ही नहीं। अगर बीजेपी के नेता, चाहे पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के दूसरे नेता, कास्ट को लेकर बहुत एग्रेसिवली कुछ बोलते नहीं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जिस भाषा में बात करते हैं, उसके पीछे वजह ये नहीं है कि सरकार के लिए या बीजेपी के लिए वो कोई कमज़ोर टर्फ है। उसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवाद की बात करती है, उसमें कास्ट अगर आप घुसाइए तो एक कमज़ोर पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि देश को मतलब निगेटिव एनर्जी में लेके नहीं जाना है। अन्यथा अगर आप देखें सौरभ, तो देश का प्रधानमंत्री खुद अति पिछड़ा समाज से, राहुल गांधी तो अपने आप को बताते हैं ना कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। प्रधानमंत्री तो आज भी हाउस में आप देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता ने जैसे ही कहा, पीएम ने 4-5 बार रिपीट किया कि हमें अति पिछड़ा आपने मुझे याद दिला दिया। अच्छा, आपने मेरी पहचान याद दिला दी। दूसरा, जितने सांसद बीजेपी के पास ओबीसी हैं, जितने केंद्र में मंत्री हैं, राज्यों में जितने विधायक हैं, राज्यों में जितने ओबीसी के मंत्री हैं, उन सब में बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या दूसरे किसी भी विपक्षी दलों से कोसों आगे है। उन सबको जोड़ दें, उससे ज़्यादा बड़ा लीडरशिप ओबीसी का बीजेपी के पास है। तो कास्ट सेंसस को लेकर वो डिफेंसिव होने का सवाल ही नहीं पता। बिहार में जैसे हुआ एक सर्वे कास्ट को लेके ही, नतीजे क्या रहे, किस पार्टी को चुनाव में सफलता हासिल हुई, बात है। तो वहाँ पर वो मसला नहीं है जो कि राहुल गांधी समझते हैं। बस डिस्कोर्स राहुल गांधी वो लेके जाना चाहते हैं, बीजेपी वो लेके नहीं। वो इस बहाने भी इसको ओबीसी राजनीति पे ले आना चाहते हैं। हाँ, और उसमें गवर्नेंस के इश्यूज, हिंदुत्व, ये सारे इश्यूज पीछे हट जाए, कास्ट आ जाएगा, आरक्षण जो इसमें आ गया। सबसे मजेदार बातें आज जो है अखिलेश यादव ने की, मतलब इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, और उससे ये साबित हो जाता है अगर कोई अखिलेश यादव का भाषण सुन ले कि इस बिल का विरोध शुद्ध राजनीति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने क्या बोला? पहले अखिलेश यादव ने यह कहा कि उन्होंने भी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में, फिर उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी को भी शामिल कीजिए और मुसलमान को भी शामिल कीजिए, क्योंकि उनको ओबीसी के साथ मुसलमान भी वोट भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 1 साल में इलेक्शन हो जाएगा, तो उसको उसकी चिंता थी। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण में ओबीसी को तो मिले महिलाओं में, मुसलमान महिलाओं को भी मिले। फिर उन्होंने और गजब बात की, उन्होंने कहा हम रोटेशन के भी खिलाफ हैं कि सीट आज एक बार जो रिजर्व हो जाए महिला के नाम पर, फिर वो उसी के नाम पर है, वो महिला सीट ही हो जाए। और क्योंकि अभी रोटेशन का शायद हर 5 साल में या कुछ साल में वो सीट जो है वो रोटेट होगी। अगर आप देखिए सिद्धांत तक कितनी अजीब सी बात है। अगर कोई एससी के लिए या एसटी के लिए सीट रिजर्व की जाती है तो वो डेमोग्राफी के आधार पर रिजर्व की जाती है कि यहाँ पर उस समुदाय की तादाद ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से चुनाव हुआ प्रतिनिधि उस समाज से होना चाहिए, इसलिए ये सीट उसके लिए रिजर्व की जाती है। वो रोटेशन पे हो नहीं सकता, जहाँ वो आबादी रहती है वहीं वो सीट रिजर्व की जाती है। महिला तो हर सीट में 50% है, तो आप ये कैसे कह देंगे कि इस सीट की ये इस सीट पर 50% तो ये महिलाओं को ही दे दो हमेशा के लिए, और इस सीट की दे दो और दूसरी वाली को ना, दूसरी वाली कभी मत दो। हाँ, तो वो तर्क तो मतलब विचित्र बात, बहुत विचित्र। मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन, मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए आप रिजर्वेशन कर दें, मुस्लिम पुरुषों के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए। तो वो तो सिर्फ ये था ना कि अपने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के जो नैरेटिव हाउस में देना था वो देते ज़्यादा नजर आ रहे हैं इस बिल पर। उसके आगे उन्होंने और कहा, जो जिसमें उनकी सारी बातों का खुद ही उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा वैसे तो इसको पार्टी में आरक्षण कर देना चाहिए। इससे पहले तो उन्होंने अपनी ये मंशा बता दी कि भाई काम ना ही हो तो अच्छा है, पार्टी में दे दे हर व्यक्ति तो अच्छा है। तो पार्टी में देने से तो कोई रोक है नहीं। अखिलेश जी चाहें तो सारी मुसलमानों को टिकट दे दें या सारे ओबीसी को टिकट दे दें। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी इस बात को कि समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो सभी मुस्लिम को दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये वो लाइन है जो कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से प्लेट में परोस कर गृहमंत्री अमित शाह को दिया कि हाउस में उस बात को कहें। बीजेपी तो किसी भी कीमत पर, किसी भी रूप में इस चर्चा को ही बर्दाश्त नहीं कर सकती कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। और वहां पर अगर उस बात अखिलेश जी ने आज 2 बार की, दिन में भी उनको जवाब दिया था होम मिनिस्टर ने। बिल्कुल, दिन में ही उस समय दिया। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो तुरंत गृहमंत्री अमित शाह खड़ा होकर उन्होंने इस बात को कहा। और उसके बाद में जब इन्होंने बताया मुस्लिम वाली बात, उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी में दे दें सबको, क्या दिक्कत है। तो मैं अब फाइनल सवाल पे आ जाऊं या नहीं आ जाऊं, फिर आप कहीं जो है एकदम से पटाक्षेप कर दें सारी चर्चा का। एनीवे, लेकिन अच्छा हाँ, एक ये डिलिमिटेशन वाली बात जो है,
डीलिमिटेशन का हौवा खड़ा करके ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस सारी एक्सरसाइज में सीटें बढ़ाने के नाम पर सीटें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन तो रिजर्वेशन आप करेंगे तो भी होगा, कौन सी सीट रिजर्व होगी कौन सी नहीं होगी ये डीलिमिटेशन कमीशन ही तय करता है। सीटें जब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली देश का नक्शा तो वही है जो हमेशा से है, उसी नक्शे के अंदर दोबारा से मार्किंग की जाएगी कि कौन सी विधानसभा या कौन सी लोकसभा कहाँ से है, कहाँ तक है, उसकी क्या हद है। ये काम डीलिमिटेशन कमीशन हमेशा से करता आया है। उसमें कुछ वो मनमर्जी कर लेगी अपनी सुविधा अनुसार, वहाँ की डेमोग्राफी देख करके किन समाजों में उसको सपोर्ट है, कौन से इलाकों में उसको वोट नहीं मिलता, इसके हिसाब से डिमार्केशन करा लेगी। ये एतराज़ है। पहले इसको सर आप जैसे देख लें कि अभी के सेंसस के आधार पे आप डिलिमिटेशन करते हैं तो पहले तो अभी सेंसस के आंकड़े आते, उसके बाद आप कमीशन बनाते हैं। कमीशन अगर रात दिन मेहनत करता, दिन रात 24 घंटे के हिसाब से, तो भी कम से कम उसको 1-1.25 साल लग जाता। अच्छा। ठीक, उसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव कराने की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। अब ये पूरा प्रोसेस जोड़े 2029 तक होता नजर आ रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता था। दूसरी चीज़ की ऐसा क्या हो जा रहा है कि अभी के सेंसस के आधार पर या 2011 के सेंसस के आधार पर वुमन रिजर्वेशन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क हो जाए उस देने को लेकर। उसमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है ना कि हाँ इस क्षेत्र में कोई ऐसी विसंगति आ जाए कि 2011 का सेंसस और जो अभी जो सेंसस हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क हो। रह गई बात अब डीलिमिटेशन के, तो डीलिमिटेशन का जो बिल रखा गया है सौरभ, ये बिल एग्जैक्टली वैसे ही है कि कमीशन कैसा होगा, क्या उसका अधिकार होगा, किस तरह के लोग उसमें होंगे, जो कि पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के समय में भी वही था। राज्यों का उदाहरण दिया जा रहा है जो कि राहुल गांधी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था कि गैरीमैंडर, और जम्मू कश्मीर और असम का उदाहरण नक्शा लगा के। यूएस में ये टर्म खूब चलता है सौरभ कि हाँ परिसीमा अपने हिसाब से कर लिया जाना, लेकिन वो दिल्ली का उदाहरण उन्होंने नहीं दिया। दिल्ली विधानसभा में भी जब 2008 में हुआ था डिलिमिटेशन, तो सीटें तो 70 की 70 रहीं, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र खूब बदले गए। और तब ये आरोप लगा कि शीला दीक्षित ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें की गई। ये अलग बात है कि बाद में अरविंद केजरीवाल ने उसका फ़ायदा उठा लिया, लेकिन वैसे बहुत सारे पॉकेट थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसी ऐसी विधानसभा सीटें बन गई जो कि बीजेपी जीत ही नहीं सकती। असल चीज़ ये होता है कि अगर इस तरह का आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके कुछ केसेस उठा के आप कोई ना कोई विसंगति दिखा ही देंगे, लेकिन इससे चुनाव जीतने पे फर्क पड़ जाए, कोई जनमानस पे फर्क पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर मूड बन जाए लोगों का तो वो सरकारें बना लेते हैं अपने हिसाब से। दिल्ली में ही जैसे देखें कि हम जैसे बता रहे हैं डीलिमिटेशन के चलते क्या नुकसान हुआ था बीजेपी को, लेकिन सरकार आई ना, शीला दीक्षित ने वो करार कर लिया, हारे। जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस के आरोप को मान लें कि बीजेपी ने अपने हिसाब से कराया था, तो क्या सरकार में कौन है जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीज़ें बस क्योंकि आपको रोकना है उस तरह की चीज़ों को करना है, क्योंकि कमीशन बनता है, कमीशन के सामने सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग चीज़ें उसमें कही जाती हैं, पूरा राज्य सरकार का तंत्र रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी दफ्तर में बैठ कर कोई खींच देगा कंस्टिट्यूंसी। और उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। उसकी प्रक्रिया एग्जैक्टली वैसे है जैसे पहले चल रही थी। ओके, कमीशन जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, उसके अंदर जो सदस्य पहले बिल्कुल जो होते थे वैसे ही इस बार भी रखे जाएंगे। तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि विपक्ष ये कहना चाहता है कि जब तक तुम सत्ता में हो तब तक तुम डीलिमिटेशन का काम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो चोरी करते हो। हाँ, और इसका मतलब ये हो सकता है कि हम पहले करते रहे होंगे, जब कुछ राज्यों में हुआ, लेकिन लंबे समय से तो नहीं हुआ था। बट निश्चित तौर पर इस तर्क में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। और जिन उदाहरणों को उठाकर अगर आप देखें, और मान लीजिए असम के किसी एक कंस्टिट्यूंसी को उठा के आप देख रहे हैं, असम की दूसरी कंस्टिट्यूंसी, उसमें बहुत सारी सीटें आपको हर पार्टी के मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि डीलिमिटेशन में मेरी सीट खराब हो गई। वैसे भी देख लें, अगर मान लीजिए ये सरकार मांग लेती कि भाई इस फ्रेश सेंसस के बाद हम करेंगे इसको, तब भी तो डिलिमिटेशन कराना पड़ता, कराया नहीं तब होता। भी यही लोग करते हैं। बिल्कुल, और उस डिलिमिटेशन में भी ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें जैसे यूपी की कई सारी सीटें उठाकर देख लें, जैसे बीजेपी की एक सीट गाजीपुर का उठा के आप देखें, डिलिमिटेशन के बाद बीजेपी का कोर वोटर जो हो सकता है, जैसे भूमिहार कोर वोटर वहाँ पे माना जाता है बीजेपी का, 2 लाख वोट लगभग निकल गया उस कंस्टिट्यूंसी से। तो इस तरह की चीज़ें तो होती ही होती हैं, वो सबके ऊपर लागू होती है। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ठीक है भाई डिलिमिटेशन कभी तो होगा, अभी ये सरकार में है तो यही करेंगे, पुराने सेंसस के नहीं तो नए सेंसस के बात करते हैं, लेकिन यही लोग करते हैं। अपोजिशन का एक्चुअली कहना ये है कि ये गोल जो है अभी बीजेपी के या मोदी साहब की नज़र में वो 2029 है कि पहले 2029 निकालो, उसको उसके लिए जो जो कुछ करना है वो करो, फिर आगे की तो आगे देखी जाएगी। तो 2029 निकालने के लिहाज से अगर वो महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो ये तो गलत तो नहीं हो सकता ना। और उसमें भी तब सौरभ जब 2023 में ये सभी दल सहमत थे, उस समय अगर आप सहमत थे तो अब असहमत क्यों हो जा रहे हो कि 2034 में लागू हो, 29 में नहीं लागू हो? इस बात का क्या जवाब? उस समय सरकार को ये लगा होगा कि 2023 की जब बात थी कि शायद सेंसस जल्द हो जाएगा तो 2029 तक भी लागू किया जा सकता है।
अब जब दिखा कि अभी के सेंसस में टाइम लग रहा है, वक्त लगेगा, का सेंसस भी आपको कराना है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो तब तक महिला आरक्षण वाला काम कर लिया जाए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती ना। उसमें पीएम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 2023 में उस बिल को पास कराने का, सर्वसम्मति से पास कराने का बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ? सीटें तो बीजेपी की आप देखिए तो घट ही गई। तो अगर सभी एक साथ आ जाएंगे तो कोई उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। जब आप अपोज करोगे तो वहाँ पे आप विंडो देते हो। अब मैं चलिए एक वो सवाल पूछ लेता हूँ जो वो फिर बात हो जाएगी कि आपने पूरी रामायण सुन ली और आप पूछ रहे हैं रावण कौन है। कि किसी ने कल पूछा ये, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसको बहुत लोगों ने, उस सवाल को मैंने देखा कि रीपोस्ट किया हुआ था या लाइक किया हुआ था, मतलब लोगों की रुचि उसके अंदर रही होगी कि ये साहब ये 1.5 गुना बढ़ा देंगे। ये कहाँ लिखा है इस बिल में? कहाँ लिखा है कि हर राज्य की सीटें 1.5 गुना बढ़ जाएंगी? फिर किसी ने पूछा कि 850 अपर लिमिट होगी सीटें बढ़ने के बाद। इस नंबर पे कैसे पहुंचे आप? ये भी बता दीजिए। चलिए 850 की अगर बात सौरभ पहले कर लें तो जैसे 543 अभी आप है स्ट्रेंथ, ठीक, बट अपर लिमिट अभी भी हाउस कॉल 550 है। 543 को इफेक्टिवली लागू किया गया है। तो 543 आपका बरकरार रह जाए 33% रिजर्वेशन देने के बाद, यानी कि 543 ओपन सीटें रह जाएं, महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व करने के बाद, तो उन दोनों का गठजोड़ अगर आप जोड़ दें तो उसमें यह था कि लगभग 50% की बढ़ोतरी की आवश्यकता है अभी के स्ट्रेंथ में। और वो आंकड़ा आया 850 मैक्सिमम अपर लिमिट का, जो आंकड़ा है अभी 850 का। तो वो वहाँ से आया कि जितनी ओपन सीटें आपकी हैं उतनी रह जाएं, और अतिरिक्त सीटें बढ़ रही हैं जो, उनमें से 33% महिलाओं का आरक्षण भी हो जाए। तो जो सभी दल के सांसदों का ये पहले कंसर्न रहता था कि हमारी सीट ना खराब हो जाए, हमारी सीट ऐसे ना हो जाए, तो वो सीट कम से कम खत्म नहीं हो सकता है। उनमें से कईयों की सीट रिजर्व भी हो सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन है, नंबर्स कम नहीं हो गए हैं। हाँ, नहीं, अब वो फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो नहीं लिखा कि हर राज्य का 1.5 गुना बढ़ाना है, इसकी क्या गारंटी है? वो पता लगे कि यूपी किसी राज्य का इतना बढ़ा, किसी राज्य का उतना बढ़ा। वो अगर बात बात सरकार पार्लियामेंट हाउस में इस बात को कह रही है, तब उसके बाद भी ना मानने का उसी बिल के दरमियान कह रही है, ऐसा तो नहीं है ना किसी चुनावी रैली में इस बात को कहा जा रहा है। तो फिर उस बात को ना मानने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? ठीक है, मैं बात आपसे भी ऑन रिकॉर्ड रखवाना चाह रहा था कि इसका जवाब भी जो है वो आ जाए। उसमें कहीं भ्रम नहीं है सरकार के किसी लेवल, शुरू से इस बात को कहा जाता है। एक सवाल मेरी, हमारे भी एक प्रोग्राम में एक चर्चा में आया, उसमें आप नहीं थे, उसका भी दे दें उत्तर। उसमें ये था कि जो पुरानी व्यवस्था थी, अभी तो क्योंकि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है वो 1971 के सेंसस के बाद से बंद चल रही थी, 2001 में भी उसको फ्रीज कर दिया, फ्रीज को बढ़ा दिया गया 2026 तक के लिए। तो लेकिन ओरिजिनल संविधान का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि हर सेंसस के बाद फ्रेश डिलिमिटेशन होगा, यही है। तो अब जब आप बैकडेटेड सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन कर रहे हैं, अब मान लीजिए जब ये 2026 वाला सेंसस, इसका नतीजा 27 में आया, 28 में आया, जब भी आए, तो जो ओरिजिनल क्लॉज था कि आफ्टर एवरी सेंसस आप डिलिमिटेशन कराएंगे, तो क्या दोबारा डिलिमिटेशन होगा? आगे जैसे अभी के हिसाब से ये किया जा रहा है ना, जो लेटेस्ट डाटा हो उसके आधार पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। बाकी डिलिमिटेशन सेंसस के बाद जब कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर हो जाएगा। नंबर्स को लेके तो आप ब्लॉक कर सकते हैं ना आगे तक के लिए, ये इस समय तक के लिए ब्लॉक हो गया, इतने सालों, जैसे 1971 का वो एक बेसिस बना के इतने सालों तक चला ना, उसके बाद भी सेंसस हुआ, तो ठीक है, उसी तरह का पैटर्न रहेगा, उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं की जा रही। ठीक, मतलब जो व्यवस्था थी, जो पहले दी गई थी वो वही है। ठीक है, मतलब कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, जब भी नया डेटा जैसे भी आता रहेगा। तो ये सारी बातें थी। अब अंतिम सवाल जो पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, सरकार पास करा लेगी? बहुत मुश्किल है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब इतने बड़े सरप्राइज़ की उम्मीद होगी कि जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उनके कई सांसद एब्सेंट करें, उनको कम से कम 35-40 ऐसे सांसदों की लोकसभा में ज़रूरत पड़ेगी जिनकी तबीयत खराब हो जाए या जिनको कोई काम उस दिन आ जाए, उनकी कुछ व्यस्तता हो जाए, इस तरह के सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। सब विप में होंगे वो। हाँ, उसमें इस लिहाज से नहीं, कई दलों में तो विप जारी भी नहीं किया है, तो वो इस लिहाज से सौरभ की 2/3 मेजॉरिटी तभी आएगा। सरकार के पास साधारण बहुमत तो है, लेकिन उपस्थित और वोट करने वाले सांसदों का 2/3 मेजॉरिटी तब होगा जब जो मौजूदा स्ट्रेंथ है 542 का, 543 में एक सीट खाली रह गई है तो 542 है, तो उस 542 का 2/3 लाना तभी संभव है
जब उस opposition नंबर्स को आप नीचे लेके आए, या तो मतलब प्रेजेंट नंबर नीचे आ जाए, नंबर नीचे आ जाए, या अपोजिशन सपोर्ट करे। तो अपोजिशन के सपोर्ट करने के हिसाब से सौरभ मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने लाख कोशिशें कर ली, वो तो नहीं हो रहा। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो बातचीत भी नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पे। तो फिर अगर संख्या नीचे भी लानी है तो इतने लोग गैर हाजिर हो जाएं कि आपके पास जितने अपने हैं उनसे वही मेजोरिटी बन हाँ, जाए। लगभग 40 के आसपास, 40-45 के आसपास उनको गैर हाजिर करना पड़ेगा, वो भी डिफिकल्ट टास्क होगा। अच्छा, उसमें आसान काम नहीं है। और स्पीकर को लेकर अभी इंडिया के पास स्ट्रेंथ 293 का है, इंडिपेंडेंट वगैरह मिला दे तो लगभग 303 लगभग जा रहा है। तो उस 303 के बाद भी 360 के करीब हाँ, तो 60 मतलब अगर वो घटा लें नीचे भी आ जाए हाँ, तो भी 35-40 इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं आ जाएगा कि मतलब 202 तो इंडी ब्लॉक का अपना स्ट्रेंथ है ना, और उसके अलावा 47 जिसमें टीएमसी भी, मतलब सरकार को फिर भी 30-40 लोगों की अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये तो लोकसभा में, राज्यसभा में तो और डिफिकल्ट है, और टफ। हाँ, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है। अगर कल यहीं रुक जाता है ये मामला, तो फिर राज्यसभा में तो जाएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे सरकार से इस बात को पूछा जा रहा है कि भाई स्ट्रेंथ तो आ नहीं रहा आप लोगों का, क्या होगा, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ नहीं हम पास हो जाएगा, आप लोग देखते जाइए पास हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन का यही स्टैंड है तो क्या किया जा सकता है, हमने कोशिश कर ली, बाकी जनता के बीच जाएंगे, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फिर जनता में ये दिखाया जाएगा कि महिलाओं के लिए, महिला के हक के लिए सरकार ने करने की कोशिश की, अपोजिशन के इन दलों ने, इन नेताओं ने इसका रास्ता रोक दिया। तो 3 दिन का सत्र था, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार को लोकसभा में इस पर चर्चा और वोटिंग हो जाएगी। तो शनिवार अवकाश है या काम है? ज़्यादा मानिए कि आप अवकाश पर रहिएगा शनिवार को, ज़्यादा संभावना सी बात की है। कल राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का हो जाएगा, हरिवंश जी का चयन जी, और वहाँ सोचिए निर्विरोध हो रहे हैं, तो उसमें अपोजिशन ने नहीं खड़ा किया। खैर, लेकिन जो भी है, ये कल का दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण भी है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये इतने बड़े काम में सबकी आहुति आए और ये काम हो जाए। बाकी लेकिन राजनीति जहाँ है, जैसा देवेंद्र ने जितना बोल दिया उसके बाद और क्या ही कहा जाए, कि गुंजाइश कम दिखाई दे रही है अभी तो। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, स्टूडियो में आप रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।